तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सीएफए की यूनिट 5, जिसके अंदर हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। मतलब हम पढ़ेंगे कि साइबर लॉ कैसे आया इंडिया के अंदर, वो कितना इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, और डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होती है, और हमारा ये जो CERTN इंडिया के अंदर ये क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, कौन इन्हें वैलिडेट करता है, और कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर जो हमारे जो साइबर लॉस है उन्हें बनाती हैं और रेगुलेट करती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी एक्ट 2000। ये सबसे पहला एक्ट था जो कि इंडिया के अंदर साइबर लॉ को लेकर आया था, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस बेसिकली ये था कि इंडिया के अंदर साइबर लॉ को इंट्रोड्यूस करना और लोगों के अंदर से एक डर खत्म करना, जो कि लोगों को पहले लगता था मतलब ये जो डिजिटल एरा के अंदर, ठीक है। तो देखो, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और डिजिटल सिग्नेचर को एक तो लीगल रिकॉग्निशन दी, ठीक है, उनको भी वैलिडेशन होने का मौका दिया, ठीक है। और ये एक हमारा फ्रेमवर्क था जिससे कि हम साइबर क्राइम से डील कर पाए, ठीक है। और गाइडलाइंस टू एस्टेब्लिश एंड रेगुलेट सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज, ये जो सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज होती हैं यही गाइडलाइंस और इस्टेब्लिश करती हैं और रेगुलेट करती हैं, ठीक है। और इसने जो आईटी एक्ट 2000 ने ई गवर्नेंस को, ई कॉमर्स को एंड सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। तो इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं कि ये इतना ज्यादा नीडेड क्यों था। क्योंकि नीडेड था क्योंकि 2000 से पहले कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं थी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स की, ईमेल्स की, ये सब मतलब क्या बोलते हैं, कोई इनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं थी, ठीक है। बट ये जो आईटी एक्ट आया 2000, इन सब के बाद इनको एक लीगल वैलिडिटी मिली, ठीक है। तो ये इससे क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया के अंदर डिजिटल बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बूम किया, एंकरेज हुआ, ठीक है। और जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर कंपनीज हैं वो भी प्रोटेक्ट फुल रहे, ठीक है। तो ये सब था हमारा आईटी एक्ट क्यों नीडेड था। अब हम बात करते हैं आईटी एक्ट 2000 की फीचर्स की। ये हमारे 7 नंबर में आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो की फीचर्स मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसके अंदर साइबर लॉस आ गए, ठीक है। और इसके अंदर लीगल रिकॉग्निशन मिल गई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और डिजिटल सिग्नेचर को, ठीक है। और इसके अंदर सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज भी बनाई गई जो कि रूल्स को इस्टेब्लिश करेगी और क्या करेगी, जो भी डिजिटल सिग्नेचर है उन सबको क्या करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी, ठीक है, वेरीफाई करेगी। ई गवर्नेंस आई, इससे ई गवर्नेंस काफी ज्यादा बढ़ावा मिला उसे। अमेंडमेंट्स आए, ठीक है, अलग अलग, मतलब जैसे कि साइबर टेररिज्म पर आया, डेटा प्रोटेक्शन पे आया, ऐसे अमेंडमेंट भी आए लॉस के अंदर, ठीक है। तो ये सब थे हमारे की फीचर्स किसके, आईटी एक्ट 2000 के। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं आईटी एक्ट 2000 के अंदर। सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा 43। इस सेक्शन के अंदर क्या है कि पेनल्टी फॉर अनऑथोराइज एक्सेस, डैमेज और डेटा थेफ्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस करता है तो उसे 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। और सेक्शन 66 आया, जिसके अंदर अगर कोई भी हैकिंग के उसके अंदर पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की जेल और 5 लाख तक का फाइन लगेगा, ठीक है। और अगर सेक्शन 72 की बात करें तो अगर कोई भी किसी की भी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करता है, ठीक है, मतलब किसी के डेटा को लीक करता है, तो उसे 2 साल की जेल और 1 लाख तक का फाइन भी लग सकता है, ठीक है। और सेक्शन 67 के तहत पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सेंस मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, लाइक ये सब है ना, इनको अगर कोई पब्लिश करता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इलीगल एक्टिविटीज है, और इन सब सेक्शन के अंदर ये चीजें आती हैं, ठीक है। और इस सेक्शन के ही तहत पेनल्टी रखी जाती है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन मतलब आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये सेक्शन क्या है कि 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि सेक्शन 66 बताओ कि क्या इसकी पेनल्टी है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्लीज इन सेक्शन को याद रखना। अभी मैं सब टॉपिक्स के साथ कुछ ना कुछ सेक्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे सेक्शन है आईटी एक्ट 2000 के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजिटल सिग्नेचर। आपको आईटी एक्ट 2000 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक डिजिटल सिग्नेचर हमारा काम करता है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पे, ठीक है। देखो, इसके अंदर मैं आपको पहले बेसिक से समझाता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर बिल्कुल एक हमारा जैसे सिग्नेचर होता है ना, हमारा एक
पेपर है उसके अंदर हम यहाँ पर हाथ से ऐसे सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है, वो सिग्नेचर है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक कोड रखना पड़ता है, ठीक है। वो कोड हमारा होता है डिजिटल सिग्नेचर। अ डिजिटल सिग्नेचर इज अ यूनिक डिजिटल कोड अटैच टू एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, आपके सेंडर की जो आइडेंटिटी है वो प्रूव होती है, और आपके डेटा की इंटीग्रिटी जो है वो रहती है, ठीक है। मतलब कि डॉक्यूमेंट बनते समय जो आपने सिग्नेचर किया है, जो आपने डिजिटल सिग्नेचर रखा है, वो वही बाद में भी रहेगा, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर वो चेंज हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मैसेज है वो टेम्परिंग हो चुका है, ठीक है। प्रिवेंट फॉर्जरी इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कोई भी फॉर्गेशन वगैरह नहीं आता इसके अंदर, जो है वो काफी यूनिक रहता है। इट इज बेस्ड ऑन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इसके अंदर जो है कीज दो तरीके की होती हैं। एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की, ठीक है। जो भी बंदा इस डिजिटल क्या बोलते हैं, इनक्रिप्ट करता है इसे, डिजिटल सिग्नेचर के यूनिक कोड को इनक्रिप्ट करता है, वो करता है प्राइवेट की से, जो कि उसके पास होती है, ठीक है। और अगर किसी को भी उसे वैलिडेट करना है, उसे डिक्रिप्ट करना है, तो वो करता है उसे पब्लिक की से, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। स्टेप वन के अंदर क्या होता है, सेंडर जो है एक हैश क्रिएट करता है, एक यूनिक कोड क्रिएट करता है मैसेज के अंदर, ठीक है। और उसे क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है प्राइवेट की के थ्रू, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया। अब स्टेप थ्री के अंदर क्या होगा कि साइन जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा, उसे पब्लिक की के थ्रू डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है, और ऑथेंटिकेट भी कर लेगा, अगर जो हैश मैसेज से वो जो है मैच कर जाता है, ठीक है। तो आपको डिजिटल सिग्नेचर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी ब्लॉकचेन पढ़ा है तो वाई आर डिजिटल सिग्नेचर यूज, ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है और क्यों यूज होता है। देखो, इनकम टैक्स फिलिंग में यूज हो जाता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन में यूज हो जाता है, ई गवर्नेंस के अंदर यूज होता है, ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज होता है, ई इनवॉइसिंग के अंदर यूज होता है। इतनी सारी फील्ड्स हैं जहां जहां पर हमारा डिजिटल सिग्नेचर आज के टाइम पे वैलिड है और वो यूज हो सकता है, ठीक है। तो आप इन सबको प्लीज एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं कि लीगल स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर डिजिटल सिग्नेचर का। तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ आईटी एक्ट 2000 डिजिटल सिग्नेचर हैव लीगल रिकॉग्निशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट आर ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू फिजिकल साइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। दोनों ही इक्वल काम करते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं, तो एडवांटेजेस में क्या है, इंटीग्रिटी है इसके अंदर, ऑथेंटिकेशन अच्छा है ना, और आप कंफर्म कर सकते हो कि सेंडर की आइडेंटिटी से मतलब सही है या नहीं। और आप इफिशिएंट भी काफी होता है है ना, मतलब आप फिजिकल से अगर बात करो तो डिजिटल बहुत ज्यादा इफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा दोनों के दोनों टॉपिक, ठीक है। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कुछ नहीं है, जो भी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स का, डिजिटल टूल्स का क्या करती है, यूज करती है, ठीक है, काम करने के लिए, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, तो वो बन जाती है ई गवर्नेंस, ठीक है। तो जैसे कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो गया, ये ई गवर्नेंस के थ्रू होता है। ई गवर्नेंस मीन्स the use of technology, especially the internet and digital tools, to deliver government services to citizens, businesses, other government departments। अगर इन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का और डिजिटल टूल्स का यूज करती है, तो वो क्या कहलाती है, ई गवर्नेंस कहलाती है, ठीक है। तो ये काफी फास्ट होती है और ट्रांसपेरेंट होती है और इफिशिएंट भी होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है ई गवर्नेंस के, क्यों भाई ई गवर्नेंस आ रही है, इसके एम क्या है। तो देखो, सबसे पहले इफिशिएंटली सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराना एम है, ठीक है। बिल्कुल पेपर वर्क रिड्यूस हो जाए, ठीक है, और मैनुअल काम भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, इसके लिए है। और एक्सेसिबिलिटी के लिए कि हर कोई उसे एक्सेस कर पाए 24/7, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के लिए हर किसी के साथ, हर सिटीजन क्या कर सके, जो है डेटा को, जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है वो देख सके, ट्रांसपेरेंसी रहे उनके बीच में, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव रहे, मतलब कि मैन पावर और मनी अगर कोई खर्च करेगा तो उससे सस्ता पड़ेगा जो डिजिटल है, ठीक है। कनेक्टिविटी रहे, कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ कंट्री डिजिटली, ठीक है, हर एक कंट्री के पार्ट को डिजिटली कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ई गवर्नेंस के। अब हम गवर्नमेंट के कुछ एग्जांपल देखें जो कि ई गवर्नेंस आई है। डिजिटल इंडिया पोर्टल बन चुके हैं, सेंट्रल प्लेटफॉर्म वेरियस डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। ई म्यूनसिपालिटी बन चुकी है, जहां पर आप अपने वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स, इन सबको क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो या फिर बनवा सकते हो। आधार सर्विसेज बन आ चुकी हैं, ठीक है। ई कोड बन चुके हैं, जहां पर आप अपने केस की ट्रैकिंग और हायरिंग कर सकते हो, ठीक है। जीएसटी पोर्टल बन चुके हैं, जहां पर आप
जो टैक्स है उसे फाइल कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, मतलब कि इतना ज्यादा, और इंडिया में तो कहूंगा भाई बहुत ज्यादा डिजिटली अप हो चुका है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए अब, मतलब चेंज होना, ठीक है, बदलाव लाना। क्योंकि आज के टाइम पे जो डिजिटली आएगा वही आगे बढ़ पाएगा, वरना फिर पीछे रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो पहले के जो ट्रेडिशनल वे थे उसमें काफी रुकावट है और काफी स्लो है वो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस के रिलेटेड कौन कौन से की सेक्शंस हैं, ठीक है। तो देखो, सेक्शन 4 के तहत क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं वो लीगल हो गए। सेक्शन 5 के तहत सिग्नेचर जो है लीगल हो गए। सेक्शन 6 के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं और सिग्नेचर्स हैं वो हमारे यूज होने लगे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, ठीक है। और सेक्शन 7 के तहत रिटेंशन मिलने लगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर्ड डिजिटली, ठीक है। और सेक्शन 9 के तहत क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आर वैलिड इवन विदाउट अ पेपर कॉपी। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक आपके फोन के अंदर सेव है वो भी वैलिड होने लग गई, ठीक है। आपको मतलब बिल्कुल भी उनकी पेपर की निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे सेक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये बिल्कुल रिकॉर्ड की तरह है, जो आपकी पूरी हिस्ट्री होती है, जो पूरे लॉग होता है उसी की तरह है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है और सिक्योर है, मतलब कि इसे कोई भी अनऑथोराइज बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। उससे ये प्रोटेक्टेड रहेगा। तो a secure electronic record is a digital document or file that is protected against any unauthorized changes, ठीक है। It ensure that the content remain authenticate और untampered and trustworthy, ठीक है। मतलब कि जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो ये इंश्योर करके चलता है कि हमारा जो भी ये कंटेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो बिल्कुल हमेशा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, और कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए, और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है। तो इफ एनी अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन इज मेड, द सिस्टम शुड बी एबल टू डिटेक्ट, ठीक है। मतलब कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, अगर उस पर कोई भी अनऑथोराइज चीज होती है तो वो उसे डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इन लीगल केसेस, कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट प्रोसेसेस, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज क्रूशियल, ठीक है। इन सब के लिए जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इफ अ रिकॉर्ड इज अल्टर्ड आफ्टर क्रिएशन इट मे लूज इट्स लीगल वैलिडिटी। अगर मतलब गवर्नमेंट भी कहती है आपका जो चेन ऑफ कस्टडी है, जहां पर भी आपका अगर जो डेटा है वो टेम्पर हो जाता है, जो चेंज हो जाता है, इंटीग्रिटी उसके अंदर नहीं रहती, तो वो लीगल नहीं वैलिडेट है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ओरिजिनलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक क्या करता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ये क्या करता है कि आपको एक प्रूफ देता है ओरिजिनलिटी का, ठीक है, और ट्रस्टवर्दीनेस का। अब कैसे ये सिक्योरिटी अचीव करता है, तो देखो इसके पास तीन टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू ये अचीव करता है। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डेटा पूरा का पूरा इनक्रिप्ट हो जाता है और उसे सिर्फ ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और फिर आता है टाइम स्टैम्प। इसके अंदर क्या होता है कि रिकॉर्ड व्हेन द फाइल वाज क्रिएटेड एंड लास्ट मॉडिफाइड, हेल्प डिटेक्ट टेम्परिंग और अनऑथराइज चेंजेस, ठीक है। मतलब अगर आपको पता चल जाएगा कि कब मॉडिफाई हुई है फाइल, तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर चेंजेस कब हुए हैं, ठीक है। अगर वो आपने किए चेंजेस तो अच्छी बात है, अगर वो डेट और टाइम मैच नहीं करता तो आपको पता चल जाएगा कि वो टेम्पर हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो है सिक्योर हैश फंक्शंस। यहाँ पर एस एच एग्जाम्पल 256 का दे रखा है। ऐसे मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं। हैश हैश फंक्शंस क्या करता है, वो भी यूनिक वैल्यूज को जनरेट करता है फाइल्स के अंदर। इफ द फाइल इज अल्टर इवन स्लाइटली द हैश चेंजेस मेक टेम्परी इजी टू डिटेक्ट, ठीक है। ये क्या कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं कि टेम्परिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। हैशिंग हैश वैल्यू पहले क्रिएट होगी, फिर बाद में जो आप क्रिएट करोगे चेक करोगे, अगर वो पहले वाले से सेम आ जाती है तो टेम्परिंग नहीं हुई है, लेकिन अगर सेम नहीं आती तो टेम्परिंग हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके अंदर कुछ स्टेप होते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, हैशिंग का यूज करके, कोई भी एक मेथड का यूज करके क्या करता है, उस पर हैश क्रिएट कर लेता है, ठीक है, हैश जनरेट कर लेता है। फिर क्या करता है, डिजिटली साइन द डॉक्यूमेंट, फिर उसे डिजिटली साइन कर लेता है, ठीक है। फिर जो हैश है और जो टाइम स्टैम्प है उसे स्टोर करके रखता है, ठीक है। और अगर फ्यूचर में कोई भी चेंज हो जाए तो उसे वो क्या करता है, चेक करता है कि क्या कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है हैश के अंदर, कहीं कोई टाइम स्टैम्प इनवैलिड तो नहीं है। तो इसे वो चेक करता रहता है, ठीक है, जिससे कि कोई भी सिक्योरिटी ब्रेक ना हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो मैं आपको एक वैसे समझा देता हूँ कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपके पास फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट है, आप उस पर साइन करते हो, ठीक है, आपने उसे साइन किया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है आपने उसे एक्सेप्ट किया है, फिर आपने इसे साइन किया है पढ़ के, ठीक है। ऐसे ही
जब भी आप कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट को साइन करते हो, ठीक है, मतलब कि आप किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हो, तो वहां पर लगता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आपको अप्रूव करके कौन देता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपको दे रही होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्या है, हमारे हैंड रिटन सिग्नेचर का क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होता है डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। तो आपको एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर उस पर सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इन इट binds a public key with the user ID, so that when someone verify a digital signature using the public key they know who signed it, ठीक है। तो मतलब एक आपकी पब्लिक की बन जाती है यूजर आइडेंटिटी के साथ, कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हो और कोई उसे वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। अब इसे कौन कौन प्रोवाइड कराता है, तो देखो जो भी सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज हैं, जैसे कि ई मुद्रा हो गया, एनआईसी हो गया, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और एस आई एफ वाई हो गया, एनएसडीएल हो गया, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ हमारे सीए हैं, जो कि ये जो हमारा सर्टिफिकेट होता है उसे क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो प्लीज इनको याद रखना, ऐसा आ सकता है कि हु इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्टिफिकेट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो क्या क्या चीजें कंटेन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जो मतलब कि उसका जो भी ओनर है उसका नाम, और एक पब्लिक की, ठीक है, और एक हमारा वैलिडिटी, ठीक है, कब तक की उसकी वैलिडिटी है, कुछ साल की होती है, और सीरियल नंबर होता है एक, ठीक है, यूनिक, और एक इशूअर डिटेल होती है कि जिस जिस भी अथॉरिटी ने उसे इशू किया है उसकी डिटेल होती है, और जिस तारीख को इशू किया गया है वो भी तारीख होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर होती है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से ये टॉपिक, और आपको सच समझ में आ गया होगा। बस इतना समझो, जैसे आपका हैंड रिटन सिग्नेचर होता है, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी। अब सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज तो हैं जो कि ये सब इशू करती है, स्टेब्लिश करती है, रूल्स को, लॉस को बनाती है, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये जो सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज है इसका कैसे रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो देखो, सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज आर ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑथोराइज्ड टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू इशूअर यूजर, बिजनेसेस एंड सिस्टम, ठीक है। इन सबको कौन इशू करेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये ही सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज ही करेंगी। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती हैं और बहुत ही अच्छी होती, मतलब कि ठीक होती हैं, ठीक है। तो ये जो दी सर्टिफिकेट आर यूज टू डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिकेट यूजर ऑनलाइन एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, इन सब के लिए जो सर्टिफिकेट है यूज होता है, ठीक है। तो इसके यूज केस भी पता चल गए। अब सीए को कौन रेगुलेट करता है, यही तो मेन बात है कि ये जो सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज हैं इनको भी तो कोई रेगुलेट कर रहा होगा। तो हाँ, इंडिया के अंदर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज होती है, जैसे कि सीसीए होता है, जो कि सीए को क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अपॉइंटेड अंडर आईटी एक्ट 2000, इसके अंडर ये अपॉइंटेड होते हैं, और ऑपरेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, ठीक है। तो ये हमारे रेगुलेशन होते हैं, किस रेगुलेट करते हैं किसको, सीए को, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बस ये आपको ये याद रखना है कि ये जो सारी चीजें हैं ना कहीं आईटी एक्ट 2000 के अंदर ही आएंगी, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, और जैसे कि ये चीजें आपको याद रखनी है कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं सीसीए की, ठीक है। अब सीए को तो हैंडल करना ही है सीसीए को, तो उसके अंदर क्या क्या अच्छी रिस्पॉन्स वैलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइसेंस प्रोवाइड करना होता है इसे सीए को, ठीक है। जब भी तो सीए आगे किसी और को लाइसेंस प्रोवाइड करा पाएगा, तो अच्छे से चेक करके प्रोवाइड कराना होता है। इसे स्टैंडर्ड एक सेट करने होते हैं, जिससे कि डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो इंश्योर हो सके और लीगल हो सके, ठीक है। वो कोई भी टेक्निकल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को वो पार कर सके, ठीक है। तो आपको क्या करने, सीसीए को क्या करने पड़ते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ऑडिट सीए, ठीक है, कि आपके सीए को रेगुलरली ऑडिट करना पड़ता है, ऑपरेशंस को चेक करना पड़ता है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और रेपोसिटरी को मेंटेन करना पड़ता है, नेशनल रेपोसिटरी ऑफ ऑल इशूड डिजिटल सर्टिफिकेट, जितने भी आज तक डिजिटल सर्टिफिकेट इशू हुए हैं वो सब एक रेपोसिटरी के अंदर क्या कर रहे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। तो उसे भी मेंटेन करना होता है। टेक एक्शन,
कैन सस्पेंड और रिवोक लाइसेंस ऑफ सीए फेल्स टू फॉलोज द रूल। अगर कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी मतलब फेल हो जाता है रूल्स को फॉलो करने में, तो उसे सस्पेंड भी करना पड़ता है। ठीक है, सीसीए का ही काम होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सीसीए की। अब आईटी एक्ट के अंदर लीगल प्रोविजन को देखते हैं हमारे सीसीए के। तो देखो सेक्शन 17 के तहत अपॉइंटमेंट किया जाता है सीसीए को। और सेक्शन 18 के तहत पावर एंड फंक्शन दी जाती है सीसीए को, मतलब इसी के तहत यूज करता है वो। और 19 एंड 25 के तहत 19 से लेकर 25 के तहत जो रूल्स हैं वो रिगार्डिंग है लाइसेंस, ड्यूटीज एंड कंडक्ट ऑफ सीए के हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब लीगल प्रोविजंस हैं आईटी एक्ट 2000 के तहत इन सब के लिए, सीसीए और सीए के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे ये है क्या। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीसीए की तो समझ में आ गई कि सीसीए क्या करता है। सीए को ग्रांट करता है लाइसेंस, एक स्टैंडर्ड सेट करता है, उन्हें चेक करता रहता है, रेपोसिटरी को मेंटेन करता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज की क्या क्या है। तो देखो, सर्टिफाइंग की ये है कि सबसे पहले तो आइडेंटिटी को अच्छे से वेरीफाई करे। ठीक है, और इशुएंस एंड रिवोकेशन करे, मतलब कि जिसको इशू करना है इशू करे, रिन्यू करे, और अगर कोई गलत पकड़ा जाता है तो उसे सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है, मेंटेन करे लॉग्स को। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको, जितने भी इशू हुए सर्टिफिकेट, उन सबके रिकॉर्ड को क्या करे, मेंटेन करके चले। और पब्लिश करे सीआरएल को। सीआरएल हमारा क्या है, सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, मतलब कि जो भी बंदे जिन्हें हटाया गया है, ठीक है, जिनका भी सर्टिफिकेट जो है हटाया गया है, उसकी लिस्ट को भी रेगुलरली पब्लिश करता रहे। और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करे, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करके रहे सारी की सारी क्रिप्टो कीज की। ठीक है, तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सीए की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सीईआरटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जो कि कोई भी अगर साइबर चीजें होती हैं, जो भी रिपोर्ट वगैरह आती है, वो ये इमीडिएटली उस पर क्या करती है, उसे हैंडल करती है और रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो इज द नेशनल नोडल एजेंसी दैट हैंडल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ये किसके लिए स्टैंड होती है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड वॉज स्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट, इसके तहत ही ये बनाई गई थी। ठीक है, तो ग्लोबल कोऑर्डिनेशन भी ये रखती है, मतलब कि ये इंटरनेशनल सीईआरटी के साथ भी काम करती है, और ये इंटरपोल के साथ भी काम करती है, आईएसओ और आईईसी के साथ भी काम करती है। तो ये सब क्या है, कुछ हमारी नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इंटरनेशनल जो एसोसिएशंस है, जिनके साथ जो हमारी सीईआरटी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया जो है, वो इन सब बाहर के जो ग्लोबल कंट्रीज हैं, ग्लोबल जो ये एफर्ट्स हैं जो कि लगाए गए थे साइबर के लिए, उसके अंदर उसके साथ भी काम करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है सीईआरटी का। ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि साइबर थ्रेट से प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, कोई भी साइबर थ्रेट आता है उसे अच्छे से डिटेक्ट किया जाए, उसे प्रिवेंट किया जाए और उसे रिस्पॉन्ड किया जाए। ठीक है, और इशू एडवाइजर्स की पब्लिश रेगुलर सिक्योरिटी अलर्ट्स एंड गाइडलाइंस। ठीक है, जिससे कि लोग अवेयर हो सके। ठीक है, और इंसिडेंट कोऑर्डिनेशन, कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो उसे अच्छे से रिस्पॉन्स करें। ठीक है, और मेजर साइबर इंसिडेंट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इन सबको अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रमोट सेफ प्रैक्टिसेस थ्रू ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड पब्लिक आउटरीच। ठीक है, तो इन सब में कौन काम आता है, सीईआरटी काम आती है। ठीक है, फिर आता है वल्नरेबिलिटीज एनालिसिस, एनालाइज करो कि कहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर नेटवर्क जो है वीक है, उन्हें फाइंड आउट करो, उन्हें रिन्यू करो। ठीक है, तो ये सब काम होते हैं, सीईआरटी के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब सीईआरटी की सर्विसेज क्या क्या है इंडिया के अंदर। तो देखो, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रिकवर फ्रॉम मालवेयर अटैक, फिशिंग, डॉस अटैक। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों में फंस जाती है तो सीईआरटी जो है वो हेल्प करती है उसे रिस्पॉन्स करके। ठीक है, फिर आता है अलर्ट एंड एडवर्टरीज, ये सब चीजें भी कौन पब्लिश करती है, सीईआरटी करती है। सिक्योरिटी गाइडलाइंस, ये भी कौन करती है, सीईआरटी करती है।
24/7 सपोर्ट रखता है आपके पास, इमरजेंसी आप तुरंत इसे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन हेल्प कर रहा है? आपका सीईआरटी कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं पेनल्टीज एंड कंपनसेशन एज पर आईटी एक्ट 2000, ठीक है। वैसे तो हम सारे सेक्शन ये देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन 43 के तहत अगर कोई भी आपका डेटा अनऑथराइजली एक्सेस होता है या चोरी होता है, तो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी बंदा डेटा को बिना परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इवन एक्सीडेंटली भी एक्सेस नहीं कर सकता। सेक्शन 66 के तहत अगर हैकिंग होती है तो इसके अंदर आती है। सेक्शन 66 सी के तहत आइडेंटिटी थेफ्ट, की आपकी आइडेंटिटी को चोरी कर लिया जाए। और सेक्शन 66 के तहत अगर कोई भी मतलब फिशिंग वगैरह करता है, मतलब कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जिसमें फिशिंग या फिर जो भी फेक चीजें करी जाती हैं, स्कैम किया जाता है ऑनलाइन, वो सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। सेक्शन 66 F के तहत अगर कोई भी साइबर टेररिज्म आता है, ठीक है, तो जिसकी लाइफ टाइम जेल है, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। 67 सेक्शन के अंदर आ जाता है ऑफसेट मटेरियल, मतलब कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो सारी चीजें। और हमारा सेक्शन 70 के तहत अगर कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट जो है, उसे अगर अनलॉफुल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि पावर ग्रिड हो गया या फिर बैंकिंग सिस्टम हो गए इनको, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होंगे ये सारे के सारे लॉस, ये भाई आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैं भी आपको क्या समझाऊंगा इनमें, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पेनल्टीज इम्पोज, ठीक है। अगर कोई भी बंदा डेटा थेफ्ट करता है, डेटा चोरी करता है, तो उसे 1 करोड़ तक का कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर कोई हैक करता है तो उसे 3 साल की जेल और 5 साल तक का 5 लाख तक का फाइन देना पड़ता है। अगर कोई भी आपकी आइडेंटिटी को चोरी करता है तो उसे 3 साल की जेल और 1 लाख तक का फाइन भरना पड़ता है। और अगर कोई भी साइबर टेररिज्म के अंदर आता है तो उसे लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजमेंट, मतलब कि जेल में जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई भी पब्लिशरी ऑब्ससेंस कंटेंट को शेयर कर रहा है तो उसे 5 साल की जेल और 10 लाख तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। और ये अगर रिपीट करता है कोई दूसरी बार तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पेनल्टीज क्या क्या है। ये पेनल्टीज अभी सुनने में तो सही लग रही है, बट इन्हें याद कर लेना, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से मैच करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी और सेक्शन में कुछ और लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग कंसर्न इन साइबर लॉस, ठीक है। अब देखो, साइबर लॉस के अंदर अगर हम बात करें फ्यूचर ट्रेंड्स की, तो जैसे जैसे डिजिटली जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे जो साइबर लॉ है वो भी अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट यूजर एंड एंश्योर एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो भी चेंज होगा, ठीक है, वो भी अडेप्ट करेगा इसे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड क्या क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एआई एंड पायरेसी, ठीक है, प्राइवेसी, ठीक है, एआई एंड प्राइवेसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट मैसिव यूजर डेटा, ठीक है। लॉज मस्ट एंश्योर डेटा इज कलेक्टेड एथिकली एंड यूजर कंसेंट इज मेंशन, ठीक है। मतलब कि आपका जब तक कंसेंट नहीं होगा, जब तक एआई भी आपके डेटा को मतलब एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसे बोला जाता है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, कर लेता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, यूजर पे से। और फिर आता है डीप फेक्स, ठीक है। यहाँ पर एआई जनरेटेड कुछ फेक वीडियोस या इमेजेस होती हैं, जिससे क्या किया जाता है, किसी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज किया जाता है, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क आर नीडेड टू डिटेक्ट एंड पनिश सच मिसयूज, ठीक है, इसके लिए नीडेड है। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। डेटा स्टोर्ड इन क्लाउड मे बी हेल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। देयर इज अ लैक ऑफ साइबर लॉस ऑफ क्रॉस बॉर्डर डेटा ओनरशिप, जुरिडिक्शन एंड प्राइवेसी, ठीक है। मतलब क्योंकि हर कंट्री के अंदर ना जो लॉज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ऐसे पावरफुल लॉस अभी है नहीं। फिर आते हैं आईओटी सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बिलियंस ऑफ डिवाइसेस लाइक स्मार्ट होम्स, wearables, cameras are connected to internet, ठीक है। Most lack proper security regulation, making them vulnerable to hacking, ठीक है। उसके अंदर बहुत कम सिक्योरिटी है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं हैक करने के लिए, हैकर के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरेसमेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, स्पेशली हार्मफुल फॉर टीनेजर एंड वुमेन। लॉ नीड टू बी स्ट्रिकर एंड मोर डिफाइंड टू बी प्रोटेक्ट विक्टिम ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ठीक है। जो भी ये कर रहा है उसे पकड़ा जाए और बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाए, जो कि अगली बार वो ना करे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ ट्रेंड्स थे। अब हम देखते हैं एडिशनल एमर्जिंग इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो, इश्यूज ये आ रहे हैं, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन।
एनोमसली ट्रांजेक्शन कैन बी मिसयूज्ड और इलीगल एक्टिविटीज कंट्रीज आर स्टिल डिबेटिंग हाउ टू रेगुलेट क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे भी यूजर्स हैं जो कि एनोमसली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसे हैंडल करना, और अभी तक जो कंट्रीज हैं वो डिबेट कर रही हैं कि क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जाए, ठीक है। फिर आता है हमारा डार्क वेब क्राइम्स, है ना, मतलब डार्क वेब पे चीजें बेची जाना अनऑथोराइजली, और मतलब इलीगल मार्केट प्लेस है वेयर डार्क वेब पे क्या होता है कि ट्रैकिंग एंड प्रोस्टिट्यूटिंग ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें डार्क वेब पे अभी भी होती हैं, ठीक है। तो ये सब और आगे जाकर बढ़ने वाली हैं। तो ये क्या है, एमर्जिंग इश्यूज हैं। डिजिटल एविडेंस ऑथेंटिसिटी, ठीक है। एज मैनिपुलेशन टूल्स बहुत सारे आ गए हैं, तो वेरीफाई करना डिजिटल एविडेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो जो वेरिफिकेशन है वो डिजिटल टूल्स ऐसा कर देते हैं कि वो वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो फेक क्यों ना हो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और अच्छे ऑथेंटिसिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉज लाइक GDPR इन यूरोप आर नीडेड इन इंडिया टू प्रिवेंट मिस यूज बाय ऐप कंपनीज एंड गवर्नमेंट, ठीक है। यूरोप के अंदर होता है कि आपका कोई भी डेटा बिना पूछे मतलब यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और मतलब अगर आपका कोई भी ऐप आपका डेटा यूज कर रहा है और आप उस डेटा ऐप को डिलीट करते हो, तो आप उससे वापस अपने डेटा को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मांग सकते हो, ठीक है, मतलब आप उससे ले सकते हो डेटा। लेकिन इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन, ठीक है। इंक्रीज इन चाइल्ड एक्सप्लोटेशन, ऑनलाइन डिमांड, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, फिल्टरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। बहुत सारे बच्चे फोन वोन चलाने लगे, इंटरनेट पे आ चुके हैं, तो ये सब तो होना ही है, ठीक है। तो ये सब आपको अगर कोई ये लगता है अपनी तरफ से कि इमर्जिंग इशू हो सकता है, तो आप अपनी तरफ से भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। ये पूरी की पूरी यूनिट ना मेरे को इंटरेस्टिंग सोचा था, बट इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी क्योंकि इसके अंदर सेक्शन ही पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2 मार्क्स के 7 मार्क्स के लगा दिए हैं, ठीक है, जिससे कि आप पढ़ सको। अब मेरे को लगता है आ सकते हैं ये, और हमने पूरी यूनिट को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। सारे टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। और अब बज चुके हैं हमारे 7:30 सुबह के, ठीक है। तो पूरी रात हो गई यार वीडियो बनाते बनाते, सच में मैंने नोट्स बनाए, वीडियो बनाई, पूरी रात हो गई, अभी भी आंखों में नींद आ रही है। और पता नहीं यूनिट 5 का एक्सप्लेनेशन मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि मैंने इतना अच्छा किया है। बट फिर भी यार देख लेना, अब आपका एग्जाम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है।